हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा सभी। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है ना। आज हम आपके सामने जो चैप्टर लेकर के आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर नंबरों की बात करें एग्जाम के अंदर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 NCERT समाकलन, आपने नाम सुना ही होगा, है ना, इंटीग्रल, ठीक है। और उसका जो ये वीडियो है, वीडियो नंबर बेटा हमारे पास में आज है इसका फर्स्ट, है ना, पहला ही वीडियो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और फर्स्ट वीडियो डिस्कस करने का मतलब रहता है हमेशा ही मेरे इस चैनल पर कि हम लोग आज इसका इंट्रोडक्शन यानी कि इसका परिचय हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली है क्या। इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी चीज़ें रहती हैं बेटा, मैं आपको बता दूं, किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसकी जानकारी ले लेना बहुत ज़रूरी रहता है ताकि इंटरेस्ट बन जाता है। और कुछ ना होता, एक तो बेस बन जाता है आपका कि आप पढ़ क्या रहे हैं, कहाँ से किस तरीके से चीज़ें डेवलप होती हैं। दूसरी बात क्या है कि एक इंटरेस्ट बन जाता है और आप फिर क्वेश्चंस को जो है आसानी से देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर की इंटीग्रल की, तो इससे पहले थोड़ी सी चीज़ हम पीछे जाना पड़ेगा। हम लोगों ने चैप्टर 5 में एक चीज़ पढ़ी थी, अवकलन, ठीक है। क्या चीज़ पढ़ी थी बेटा? अवकलन। इंग्लिश में इसको कहा जाता है डिफ्रेंशिएशन। क्या कहा जाता है? डिफ्रेंशिएशन, है ना आपके पास में, ये डिफ्रेंशिएशन कहा जाता है इंग्लिश में इसको, डिफ्रेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक्चुअली था क्या, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि चैप्टर 5 ही यहाँ पढ़ाना शुरू कर देंगे आपको हम NCERT का, है ना। लेकिन हाँ, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा ताकि ये समाकलन से हम लोग इसकी रिश्तेदारी बना लें, है ना, क्या कि इसका संबंध क्या है उस चैप्टर से। तो डिफरेंशिएशन एक्चुअली था क्या, उसमें एक चीज़ हमने पढ़ी थी, अवकलज, ठीक है। क्या पढ़ी थी? अवकलज। ये अवकलज क्या चीज़ है, जरा चौक यार दूसरी ले, छोटी है चौकी, है ना। अवकलज, अवकलज को इंग्लिश में कहा जाता है बेटा डेरिवेटिव। आपके पास क्या कहा जाता है? डेरिवेटिव। अंग्रेजी में थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आगे आपको अंग्रेजी में थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा। तो अवकलन क्या है? अवकलज, डेरिवेटिव ज्ञात करने की एक प्रोसेस है, ज्ञात करने की, आपके पास में ज्ञात करने की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है ज्ञात करने की, ठीक है, एक आपके पास में प्रक्रिया है ना। ये थोड़ी सी बात मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो, है ना। तो अवकलन जो है, डिफरेंशिएशन आपके पास में, डेरिवेटिव फाइंड आउट हम करते थे वहाँ पे, अवकलज ज्ञात करते थे यानी कि डिफरेंशिएशन करते थे, ठीक है ना आपके पास में। और उस प्रोसेस को हम लोग अवकलन कहते थे। अभी दिमाग में ये भी पॉइंट चल रहा होगा, कुछ बच्चों के चल रहा होगा, ठीक है ना, जिसने चैप्टर नंबर 5 को नहीं देखा होगा कि ये डेरिवेटिव क्या है। एक्चुअली डेरिवेटिव को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका चैप्टर 5 किसी वजह से आपने नहीं पढ़ा है तो चैप्टर 5 पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है भाई। उसमें से कम आप लोग अवकलन तो पढ़ ही लें, ठीक है, डिफरेंशिएशन तो पढ़ ही लें कि किस किस तरीके से डिफरेंशिएशन किया जाता है ना आपके पास में, और डेरिवेटिव क्या होता है। मैं इतना ही तो बता सकता हूँ सिर्फ कि आपको उस चैप्टर का कनेक्शन इस चैप्टर से जुड़ जाए, मैं उतना कनेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ। बाकी ये नहीं रहेगा कि मैं आपको डेरिवेटिव यहाँ पे डिस्कस करना शुरू कर दूँ। चलिए बात करते हैं, लेकिन फिर भी डेरिवेटिव होता क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डेरिवेटिव, अवकलज एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। अवकलज जो है आपके पास में, यानी कि फिर मैं बता रहा हूँ डेरिवेटिव आपके पास में होता क्या है ना। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा अगर डिस्कस करें, क्या डिस्कस करें कि देखिए, अगर मैं y = fx कोई फंक्शन लेकर के चलता था, थोड़ा सा याद कराता हूँ, तो हम लोग निकालते थे dy/dx, और ये हो जाता है f'(x). तो यही तो हमारे पास डेरिवेटिव था, यही तो हमारे पास अवकलज था, ठीक है नहीं, अवकलज है ना, यही हमारे पास डेरिवेटिव था, यही हमारा अवकलज था। यानी कहने की बात ये है, सिंपली जो डेरिवेटिव रहता है, मैं छोटी सी बिल्कुल बात कहूँगा, dy/dx जो है ये आपका डेरिवेटिव रहता है, या फिर इसको अवकलज हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसका मीनिंग क्या है? एक्चुअली इसका मीनिंग हमने वहां भी देखा था, लेकिन इसको थोड़ा सा जोड़ के चलते हैं। क्या कि dy/dx एक्चुअली है क्या? dy/dx एक्चुअली है क्या? dy/dx का जो मतलब है, उसका मतलब हमारे पास में है क्या? हम इसको कहते हैं y में, ठीक है, या फिर ऐसे कह लें y में ना, कि x के सापेक्ष, ठीक है, y में परिवर्तन की दर, y में परिवर्तन की दर आपके पास में, ये इसका सिंपली मीनिंग रहता था कि dy/dx का मीनिंग क्या है कि x के सापेक्ष, जो नीचे वेरिएबल लिखा है, इसके सापेक्ष y में कितना चेंज हो रहा है, कितना परिवर्तन हो रहा है, ये आपके पास में रहता था। dy/dx का सिंपल मीनिंग यही था। हम लोग इसको
पढ़ा है हमने इसको, है ना। तो लेकिन एक मीनिंग और था जो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मीनिंग और था जो इम्पोर्टेंट है कि ज्यामितीय, अगर हम, ये तो इसका साधारण हमने गणितीय मीनिंग निकाला, अगर मैं इसका ज्यामितीय मीनिंग देखूं, ठीक है, आपके पास में ज्यामितीय अर्थ लूँ, यानी कि हिंदी में ज्यामितीय अर्थ यानी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिक मीनिंग की हम लोग अगर बात करें, ठीक है, आपके पास में ज्योमेट्रिक मीनिंग की बात हम लोग करें, तो ये है क्या एक्चुअली, dy/dx है क्या एक्चुअली, ठीक है। अब इसका मतलब एक्चुअली है क्या, अगर हम ज्यामितीय रूप से इसकी थोड़ी सी व्याख्या करने का प्रयास करें, क्योंकि ज्यामितीय रूप से व्याख्या इस वजह से करने की आवश्यकता है क्योंकि हम लोग बेसिकली जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो यहीं से निकल करके पढ़ेंगे। हम जब इस चैप्टर में जाएंगे तो एक्चुअली ये ही चीज़ जो है उस पे जाने के लिए हमें मजबूर करेगी, ठीक है। किस तरीके से करेगी, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग सीधा सीधा आप लोगों को मैं बता दूं, इसका मीनिंग सीधा सीधा मैं बता देता हूं। हम लोग अभी बात कर रहे थे, थोड़ी सी बात यहीं पे कर लेते हैं। अगर y = fx कोई भी फंक्शन है और फंक्शन का ग्राफ हम लोग बना लेते हैं इजीली, ये अगर x एक्सिस है y एक्सिस है, सपोज ये fx है हमारे पास, ये क्या है, fx है ना, ठीक है। तो ये जो dy/dx होता था, ये जो dy/dx होता था, ये किसी पॉइंट पे अगर हम लोग इसकी स्पर्श रेखा बनाएं तो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता होती थी आपके पास में। किसी पॉइंट पे अगर हम लोग किसी खास बिंदु पर, किसी गिवन पॉइंट पे अगर हम लोग इसकी एक स्पर्श रेखा बनाएं, टेंजेंट बनाएं, तो जो dy/dx होता था वो हमारा सिंपली इस fx की स्पर्श रेखा की प्रवणता से था। मीनिंग इसका कहने की बात, इसको हम लोग ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा भी स्पेस की प्रॉब्लम है ना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास dy/dx है, ये y = fx की स्पर्श रेखा की आपके पास में प्रवणता को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। प्रवणता इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, स्लोप। आपके पास क्या कहते हैं इसको, स्लोप को इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ना। अब ठीक है, ज्योमेट्रिकल आपके पास में इसका मीनिंग है, ठीक। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें इसको अगर हम, ये थोड़ा सा जो बताया गया है, मैंने अभी आपको डिस्कस जो किया है आपके सामने, ये थोड़ा सा याददाश्त दिलाई गई है आपको चैप्टर नंबर 5 की, है ना, ताकि थोड़ी चीज़ें आपको क्लियर रहें। और अब जब हम चैप्टर के अंदर जाएंगे तो हमें ऐसा ना लगे कि यार ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, है ना। तो अब अगर हम बात करें, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है अभी डिस्कस करने का, है ना, इसलिए मैंने जोड़ा है आपको, ठीक। चलिए बात करते हैं, अब एक सिचुएशन की बात करते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से कि माना i = ab, ये कोई भी हम लोग इंटरवल लेके चलते हैं, में आपके पास में fx कोई फंक्शन है, fx ऐसे लिख ले चाहे तो y = fx, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं, अवकलनीय है, कैसा है, अवकलनीय मतलब डिफरेंशिएबल, इंग्लिश में भी ध्यान रखें, अवकलनीय है यानी कि डिफरेंशिएबल है। कहाँ पर आपके पास में, कहाँ पर डिफरेंशिएबल है, इस इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है कि इस इंटरवल के प्रत्येक बिंदु पर, इस इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट पर, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, हमारे पास में इसका अवकलज मिलेगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव मिलेगा। सिंपली मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोग अगर थोड़ी सी इसको ग्राफिकली बात करें, सिंपली समझने का प्रयास करें, अगर मेरे पास ग्राफ सपोज ये है y = fx, हमारे पास ये ग्राफ है, तो इसके प्रत्येक पॉइंट पर अगर ये डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल में, तो प्रत्येक पॉइंट पर हम लोगों को f' मिलेगा। क्या मिलेगा, f' मिलेगा। आप किसी भी पॉइंट पे बात करेंगे तो f' मिलेगा, है ना, आपके पास में, ठीक है। और f' मिलेगा तो आपको यहाँ पे एक स्पर्श रेखा भी बनेगी, क्योंकि dy/dx का मतलब, ये थोड़ा मिट गया हमारे से, dy/dx का मतलब क्या है, यानी कि आपके पास में f' का, dy/dx हम लोग बात कर रहे हैं ना, डेरिवेटिव तो यही है, यानी कि f' का मतलब क्या रहा कि हमारे पास यहाँ पर एक स्पर्श रेखा मिलेगी और उसकी जो स्लोप है, जो प्रवणता है, वो dy/dx रहेगी। ऐसे हर एक पॉइंट पे आपको डेरिवेटिव मिलेगा, आपको अवकलज मिलेगा। ऐसे यहाँ पे भी मिल सकता है ना, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा लो, अगर ये थोड़ा दिख जाएगा आपको,
यहाँ भी ऐसे ही इस पॉइंट पे बात करें तो यहाँ भी मिल जाएगा। तो आपको कहने की बात ये है कि इंटरवल के हर एक पॉइंट पर हम लोगों को हम ये कह सकते हैं कि आई के प्रत्येक बिंदु पर ठीक है नहीं, आपको एफ डैश एक्स मतलब आपके पास में डेरिवेटिव है ना प्राप्त आपके पास में होगा। अब बात करते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे। अब आप बात करते हैं समाकलन पर। अब यहीं से डेवलप होता है आपका समाकलन का टॉपिक। किस तरीके से इंटीग्रल का टॉपिक किस तरह डेवलप होता है कि अगर देखिए हम लोगों के पास क्या है, मैं अगर इस फंक्शन को रफ कर दूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं ये एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जो एफ एक्स मेरा फंक्शन था, ग्राफ जो मैंने बनाया था अभी उसको अगर मैं रफ कर दूं और केवल वो हम लोगों को सिर्फ स्पर्श रेखाएं और उनके ये पॉइंट्स पता हो, है ना आपके पास में, ठीक है आपके पास में, यानी कि हमें सिर्फ क्या पता है, एफ डैश एक्स पता है, हमको सिर्फ क्या पता है, एफ डैश एक्स पता है, और हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं एफ एक्स। समझ में आ रही है नहीं आ रही? यानी कि हम लोगों को अवकलज पता है, अवकलज यानी कि डेरिवेटिव, इसको याद रखें, डेरिवेटिव हम लोगों को पता है और हम लोगों को क्या निकालना है, ये एफ एक्स निकालना है जिसके डेरिवेटिव हमें पता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग जब हम अवकलज से फंक्शन पे जाएंगे, अवकलज से हम लोग उस वक्र उस फलन को निकालना चाहेंगे जिसके डेरिवेटिव्स हमें पता हैं, तो इस प्रोसेस को ही हम लोग बेटे समाकलन कहेंगे। क्या कहेंगे? समाकलन कहेंगे, ठीक है। यानी कि कहने की बात, अगर हम लोगों को एफ डैश एक्स पता हो यानी कि डेरिवेटिव्स पता हो और हम लोगों को एफ एक्स फाइंड आउट करना हो, तब हम इसको इंटीग्रल कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटीग्रल आपके पास में, ठीक है, इंटीग्रल, ठीक आपके पास में। मैं समझता हूँ इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब अगर थोड़ा सा और मैं इसको और थोड़ा सा स्टडी करने का प्रयास करूँ, किस तरीके से करने का प्रयास करूँ कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस इंटीग्रल की भी हम लोग दो ब्रांचेस पढ़ते हैं जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर, और दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। एक क्या रहता है कि अगर आपको एफ डैश एक्स पता है ना, आपको एफ एक्स निकालना है, समझ में आ रही बात, ठीक है, एफ डैश एक्स पता है और एफ एक्स निकालना है, तो ये वाली जो ब्रांच है, ये जो मेथड है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग कहते हैं अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित समाकलन, ठीक है बेटा। यानी कि इंग्लिश में इसको कहा जाता है इनडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है, आपके पास में इंटीग्रल्स, ठीक, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल थोड़ा गलत लिखा गया, इंटीग्रल, ठीक, इंटीग्रल इनडेफिनिट इंटीग्रल कहलाता है अगर आपको एफ डैश एक्स गिवन हो, यानी कि आपको डेरिवेटिव से आपको फंक्शन निकालना है, ठीक है, तो हम कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। और एक ब्रांच और हम पढ़ते हैं कि अगर आपको कभी भी देखिए, अगर कोई भी फंक्शन दिया हो, है ना, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये कोई भी कर्व दिया है, ठीक है, ये भी कोई भी कर्व या फंक्शन आपके पास में ये दिया है, अगर इसके अंडर कवर हमें ये एरिया निकालना पड़े, ये वाला आपके पास में एरिया निकालना पड़े, सपोज यहाँ पे हम x इज इक्वल टू ए कह दें और यहाँ पे x इज इक्वल टू बी कह दें, तो अगर ये एरिया निकालना पड़े विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, तो हम लोग इस ब्रांच को जो है वो निश्चित समाकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चित समाकलन कहते हैं, ठीक है, आपके पास में। और निश्चित समाकलन को भी हम लोग क्या करेंगे, बहुत ढंग से पढ़ेंगे, इसका क्वेश्चन पेपर में आता है, लेकिन अभी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ज़्यादा बात करनी इसलिए उचित नहीं है क्योंकि पहले हम लोगों को इंटीग्रेशन करना सीखना है, हम लोगों को समाकलन करना सीखना है, तब हम इन चीज़ों पे बात करेंगे, है ना, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ आपको ये समझना है कि समाकलन एक्चुअली हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक छोटी सी बात मैं आपको दोबारा से फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको पीछे से कनेक्ट कर दे रहा हूँ, क्या पूरा का पूरा मैं रफ कर दे रहा हूँ इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या मैंने बताया मैंने अभी बात क्या बताई है आपको कि अगर हमारे पास एफ डैश एक्स हो, यानी कि आपके पास में डेरिवेटिव हो, है ना, डेरिवेटिव हो, और उससे हम लोग एफ एक्स निकालें, तो इस प्रोसेस को हम लोग समाकलन कहते हैं, समाकलन
कहते हैं। ठीक है, इसका उल्टा भी हमने पढ़ा था। अगर हमारे पास fx होता था तो हम लोग f' निकालते थे, यानी कि आपके पास में अवकलन निकालते थे, अवकलन डेरिवेटिव निकालते थे, और इसको हम कहते थे अवकलन। ये वाली हमारे पास में कहलाती थी अवकलन, डिफरेंशिएशन। ये इंटीग्रेशन है, ठीक है, आपके पास में ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन, ठीक है, आपके पास में, और ये है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन है ना आपके पास में, ये डिफरेंशिएशन है। और मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच में हम इसको स्टडी करते हैं उसका भी अलग नाम होता है, और मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच में हम इसको स्टडी करते हैं उसका भी नाम होता है। इसको हम लोग कहते हैं अवकल गणित, अवकल, ठीक है, अवकल गणित में हम इसको पढ़ते हैं, है ना। और ये समाकलन वाला गणित है, समाकलन, ठीक है, आपके पास में गणित है ना। इंग्लिश में इसको इंटीग्रल कैलकुलस कहते हैं, ठीक है, इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, आपके पास में। और इसको कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, कैलकुलस कहते हैं, डिफरेंशियल, ठीक है, आपके पास में कैलकुलस, कैलकुलस, ठीक है, आपके पास में, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, ये तो चीज़ें थोड़ी सी हमने इसको जोड़ दी है। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं ताकि हम लोग ऐसी स्थिति में आ जाएं ताकि समाकलन करना सीख जाएं। ठीक है, चलिए ज़रा रफ कर देते हैं इसको, और अब हम चीज़ें बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। जैसे हमने बताया आपको कि इंटीग्रेशन हम दो ब्रांच में पढ़ते हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो सबसे पहले हम अनिश्चित इंटीग्रेशन में चलते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। अनिश्चित समाकलन, ठीक है, आपके पास में अनिश्चित समाकलन, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, ठीक, इंटीग्रल है ना, इंटीग्रल, ठीक, इंटीग्रल्स, ठीक, आपके पास में एक बात तो हमने क्लियर हो गई हमारे पास में कि जो समाकलन है, एक बात तो क्लियर हो गई कि जो समाकलन आपके पास में है, ठीक है, अवकलन की जो है, अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है ना, विपरीत प्रक्रिया आपके पास में है। ये तो डेफिनेट सी बात है, क्योंकि हम लोगों ने अभी बताया कि f' से अगर आप लोग fx निकालो तो इंटीग्रेशन, fx से आप लोग f' निकालोगे तो डिफरेंशिएशन, है ना आपके पास में। ये अभी मैंने बताया, थोड़ा सा बता दिया तो ताकि आपको याद रहे कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में क्या रिलेशन है। ये एक दूसरे की विपरीत प्रक्रियाएँ हैं। अब एक ध्यान दीजिएगा बात इसमें, मैं जो आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, कि क्या जिस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे, जैसे y = हम लोगों को fx कोई फंक्शन दे दिया जाता था और हम डिफरेंशिएट करने के लिए dy/dx इसका यूज़ करते थे, ये ऑपरेटर होता था, और हम लगाते थे, क्या करते थे हम कि dy/dx = dy/dx ऑफ किसका, fx का। उसी तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर भी, उसी तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर भी एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई फंक्शन fx है और उसका x के सापेक्ष हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना, तो ये वाला चिन्ह लगता है, ये वाला चिन्ह ध्यान दीजिएगा, ये समाकलन का चिन्ह है, और जिसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे तो dx आ जाएगा। जिस भी चर के सापेक्ष होगा तो उसके सापेक्ष हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो सिंपली इसको पढ़ा क्या जाएगा, इसको हम कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे, इसको ध्यान दीजिए, क्या कहेंगे कि fx का, ठीक है, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष समाकलन, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, ऐसे पढ़ेंगे कि ये जो निशान बनाया है मैंने, अगर कभी ऐसा दिखाई दे कि fx का x के सापेक्ष समाकलन, इसके अंदर थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको भी आपको समझना ज़रूरी है कि ये जो fx है, ये जो fx है ना, fx है, इसको हम लोग लिखा है किताबों में समाकल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, समाकल्य, ठीक है, इंग्लिश में याद रखिएगा इसको इंटीग्रेट कहते हैं, आपके पास में इंटीग्रैंड, ठीक है, आपके पास में इसको क्या कहा जाता है, इंटीग्रैंड कहा जाता है, समाकल्य इसको कहा जाता है। और x क्या है, x क्या है, x तो आपको पता ही है, चर है, समाकलन का चर है ये, है ना, ये आपके पास में क्या है, समाकलन का
चर है, ठीक है ना, आपके पास समाकलन का चर है। और बाकी चीज़ें और हम डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे समझ में आएंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन ही चल रहा है ना, ठीक है। चलिए अब बात अगर हम लोग बात करें अब थोड़ी सी इंटीग्रेशन की, है ना, किसकी बात करें, इंटीग्रेशन की। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, उसकी कोई बात नहीं है, अब ख़त्म करते हैं। चलिए ठीक है, देखिए इसको भी निश्चित, इसको भी हटा लो जरा, एक चीज़ और समझानी है थोड़ी सी, क्या कि देखिए हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर हम d/dx कर दें sin x का, यानी कि ये क्या किया ये मैंने sin x का मैंने डेरिवेटिव निकाला, अवकलन करके अवकलन निकाला, वो आया cos x, ठीक। इस बात को समझ लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। अभी हमने एक चीज़ लिखी थी कि समाकलन, ठीक है, दोबारा फिर लिख रहा हूँ, समाकलन, ठीक है, अवकलन की, ठीक है, अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, विपरीत प्रक्रिया है। ये तो हमने बात की थी अभी कि हम लोग अगर sin x का डिफरेंशिएशन अवकलन cos x है, तो अगर हम इसको वापस लेके जाएं cos x में, इस cos x से अगर हम लोग cos x से हम लोग फाइंड आउट करना चाहें cos x का, हम लोग वापस फिर sin x बनाना चाहें, ठीक है ना, आपके पास में, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, समाकलन कहेंगे। ये तो बात कर रहा था मैं अभी भी बहुत देर पहले से। तो कैसे करते हैं हम लोग, देखिएगा हम लोग इसका समाकलन करते हैं ऐसे, और dx अभी जो बताया मैंने कि अगर मैं cos x का समाकलन x के सापेक्ष कर दूं तो मेरे पास ये sin x आ जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, यानी कि इसका जो अवकलन था मेरे भाई वो cos x था, और अगर मैं इस अवकलन का इस अवकलज का दोबारा से समाकलन करूंगा तो आपके पास में sin x आ जाएगा। बात सही है ना, यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब इसी चीज़ को हम लोग समझाते चलते हैं और इसी से आगे की तरफ क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हुए चलते हैं। देखिएगा कैसे, आप सोच रहे होंगे ये चीज़ बिल्कुल सही है कि cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अभी अशुद्ध है, ये थोड़ा सा अभी अशुद्ध है। अशुद्ध यूँ है क्योंकि अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें, मैं ऊपर से इस चीज़ को दोबारा उठा रहा हूँ कि अगर मैं d/dx बेटे करूँ sin x + 1 तो कितना आएगा, आप लोग सोचिए, sin x का cos x और 1 का 0 तो cos x ही रहेगा ना। अगर मैं d/dx करूं बेटा हमेशा किसका, कि sin x प्लस कुछ भी 2 ले लूँ यहाँ, इस बार कोई भी नंबर ले सकते हो आप लोग, फिर भी आपको cos x ही मिलता है। अगर मैं d/dx करूँ, d/dx का मतलब है अवकलन, ध्यान दीजिएगा, करूँ आपके पास में sin x प्लस, चलो इस बार 1000 लेते हैं ना, तब भी आपके पास में क्या आता है, cos x आता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी क्या सोच रहे होंगे कि देखिए क्या सोच रहे होंगे आप लोग, यहाँ बताता हूँ कि अगर मैं इस cos x का समाकलन करूँ, ठीक है ना, तो आंसर क्या आना चाहिए, sin x + 1, क्योंकि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, हमने अभी बात बताई। अगर मैं इस वाले cos x का इंटीग्रेशन करूँ तो बेटा हमें मिलना चाहिए sin x + 2, sin x + 2, ठीक है ना। अगर मैं इसका करूं समाकलन तो मेरे को मिलना चाहिए sin x + 100, सॉरी 1000, बट नहीं, बट हम लोगों को कैसे पता चले यार, ये समस्या बन जाती है आकर के कि इन सभी क्वेश्चंस के आंसर तो भैया सेम आ रहे हैं, तो किस cos x का समाकलन करने से क्या चीज़ मिलेगी, इसमें तो बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है ना। अब यही बात हम लोग जब इस फॉर्मूले में डिस्कस कर रहे थे, इस क्वेश्चन को हम ऊपर से डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे मैं कह रहा था कि ये भी अशुद्ध है। अशुद्ध यूँ है क्योंकि हमारे पास अगर हम इन 1 2 3 100 की कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर लें तो उनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता था, और तो इसमें हम लोग कहाँ कैसे शो करेंगे उसकी थोड़ी सी समस्या बन जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो कांस्टेंट लिखा है इधर की तरफ ये लिखे हैं, इनके स्थान पर मैं क्या करता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं c, जिसको हम समाकलन अचर कहते हैं या फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, c लगाते हैं।
प्रत्येक फॉर्मूले में हम लोग सी लगाते हैं। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्योंकि इसका कोई निश्चित मान नहीं है। समझ में आ रही बात? मतलब cos x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो इसका कोई निश्चित आंसर नहीं है। वी हैव बहुत सारे, वी हैव सो मेनी आंसर्स, हमारे पास ऐसे करोड़ों, पता नहीं कितने इनफाइनाइट आंसर आपको मिल जाएंगे। तो तब हम लोगों ने क्या किया, हम लोग क्या करते हैं, इन कॉन्स्टेंट्स की जगह हम लोग एक सी यूज़ करते हैं और उस सी को कहते हैं समाकलन स्थिरांक भी बोलते हैं, या फिर आपके पास में क्या कहते हैं, समाकलन का अचर भी हम इसको कहते हैं, सी को। ठीक है, आपके पास में। ठीक, अब इसी वजह से देखो इसका कोई निश्चित मान तो नहीं आ रहा ना अभी, तो इसी वजह से हम लोग इस ब्रांच को जब हम एफ एक्स से, ठीक है ना, आपके पास में जब हम किससे, इस कोस एक्स से हम लोग इसके डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट करते हैं तो इसको हम अनिश्चित समाकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिश्चित समाकलन। ठीक है, अनिश्चित समाकलन आपके पास में कहते हैं इसी ब्रांच को। इसी वजह से अनिश्चित समाकलन कहलाता है, क्योंकि ये जो है आपको एक निश्चित आंसर ना दे करके एक फैमिली देता है, एक परिवार देता है। ये एक परिवार ही तो हो गया, ये एक फैमिली ही तो हो गई। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, देखिए मतलब किस तरीके से फैमिली हो गई कि हमारे पास में कि साइन एक्स प्लस के सी, अब सी की वैल्यू कुछ भी होगी, साइन एक्स प्लस 1, साइन एक्स प्लस 2, साइन एक्स प्लस 3, साइन एक्स प्लस, ऐसे तो कितनी बन जाएगी 4। तो ये क्या बना आपके पास में, ये कर्व, ये एक फैमिली बनी, कर्व यानी कि वक्र की परिवार। हम जब भी आंसर निकालते हैं इंटीग्रेशन, अनिश्चित इंटीग्रेशन जब भी करते हैं, जो हमें प्राप्त होता है वो वक्रों का परिवार प्राप्त होता है। एक फाइनाइट आंसर, एक निश्चित आंसर प्राप्त नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसको थोड़ा सा मैं ज्योमेट्रिकली भी आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा बीजगणित ज्यामितीय रूप में भी इसको थोड़ा क्लियर करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। किस तरीके से, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास में, मान लिया मैं कोई फंक्शन 2x लेके चलता हूँ, बिल्कुल ठीक बात है, और इसका इंटीग्रेशन करता हूँ मैं एफ एक्स डी एक्स, दैट इज क्या आएगा, सोचिए जरा कि 2x एंड dx, तो क्या निकलेगा, आप क्या कैसे, आप लोग ये देखोगे कि ये किस फलन का अवकलज है, किस फलन का डेरिवेटिव है, या फिर ये किस फलन का, किस फंक्शन का ये अवकलन है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सिंपली आपको पता चल जाएगा कि एक्स स्क्वायर का अगर मैं कभी भी अवकलन करता था तो आपके पास में 2x ही निकलता था। इसका मतलब ये हमारे पास में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास में एक्स स्क्वायर आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस के सी हम यहाँ लिखते थे, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। क्योंकि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे बेटा, तो वो भी 2x प्लस 0 दैट इज 2x ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट जो होती क्वांटिटी उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, उसमें परिवर्तन हमेशा 0 होता है किसी भी चर के सापेक्ष, है ना आपके पास में। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लूँ कि मैं इसको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसको मैं वाई इक्वल टू ले लूँ ताकि मैं ग्राफ बना सकूँ एक्स स्क्वायर प्लस के सी। तो ग्राफ कैसे बने, जैसे मान लिया मेरे पास में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर हम लोग क्या करें, c इज इक्वल टू 0 लें तो y इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये एक परवलय जैसा वक्र बनेगा। वो कैसे जाएगा, ये इस मूल बिंदु से होता हुआ जाएगा, किस तरीके से, इस तरीके से, ये बनेगा y इज इक्वल टू, चौक जरा चेंज कर ले, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये होगा आपके पास क्योंकि 0 ले रहे हैं। और अगर बाई चांस हम लोग c इज इक्वल टू 1 लें तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 1, तो ये आपके पास यहाँ से निकलेगा लगभग, जहाँ 1 से आपके पास में इस तरीके से इसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 कहेंगे। ऐसे ही और भी निकलेंगे, जैसे जैसे वैल्यूज़ जाएंगी, सीधा नहीं जाएगा, परवलय टाइप इस तरीके से, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 2 आ जाएगा। ऐसे नीचे भी आएगा आपके पास में, नीचे की तरफ यहाँ भी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाए, है ना आपके पास में, ठीक है। तो ये जो है आप देख रहे हैं इसके अंदर कि हमारे पास जो आंसर मिला है, एक्चुअली आंसर मिला था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का c। इस c की वजह से हम लोग इसको ये निश्चित नहीं कर पा रहे कि इनमें से ये कौन सा
हमारा आंसर है। तो इसी वजह से हम इसको अनिश्चित समाकलन कहते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये एक परिवार मिला है, वक्र का परिवार मिला है, वक्रों की फैमिली मिली है, फैमिली ऑफ द कर्व हमें प्राप्त हुई है। ये कोई निश्चित हमें एक आंसर नहीं मिल पाया, इसी वजह से हम इसको अनिश्चित समाकलन भी कहते हैं। और साथ ही साथ हम लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि इंटीग्रेशन करने के बाद जो चीज़ हमें मिलती है वो एक फैमिली मिलती है, एक परिवार मिलता है, जो कि मैं बार बार इस शब्द को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर इन चीज़ों को समझने के बाद में आप लोगों को सलाह है कि आप लोग इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, कुछ उदाहरण दिए हैं, उदाहरणों से मैं थोड़ा सा कुछ क्लियर करना चाहूँगा आपके सामने। क्या क्लियर करना चाहूँगा, देखिएगा, देखिए मैं थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ इसको। इसमें कुछ उदाहरण हैं एनसीईआरटी में कि निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए अगर आप चलोगे, इसमें उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 वगैरह दिए हैं, लेकिन केवल और केवल उदाहरण नंबर 1 की हम लोग अभी बात करते हैं, ताकि आपको एक चीज़ हम सिखाएं थोड़ी सी कि क्या वगैरह निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज। अब थोड़ी सी बात बता दूं, हमारे पास अगर f(x) है का डिफ्रेंशिएशन हम लोग कैद कर देते हैं, ये हमारे पास f(x) आता है, तो इसको कहा जाता है अवकलज, ठीक। और आपके पास में इसको कहा जाता है, इसको, इस वाले को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रति अवकलज, ठीक है, अवकलज, ठीक आपके, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव आपके पास में। इसका नाम इंटीग्रल भी होता है, इंटीग्रल भी इसे ही बोलते हैं, इंटीग्रल। और भी इसके 1-2 नाम हैं, किताबों में आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास में f(x) का अवकलज इधर की तरफ ये है, तो इसका उल्टा जो है पीछे की तरफ अगर हम जाएं, इसको हम क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव या फिर प्रति अवकलज हम इसको कहते हैं, या इंटीग्रल कहते हैं। तो हम लोगों को कुछ उदाहरण दिए हैं उन्होंने, जैसे कि फर्स्ट एक एग्जांपल है, वो कह रहा है cos 2x, cos 2x का हमें प्रति अवकलज निकालना है, प्रति अवकलज, प्रति अवकलज है ना, थोड़ा सा यार ऐसे ही रहता है, ज्ञात करो, है ना, ये करना है। मतलब उसका क्या है, मतलब उसका ये है कि हम लोगों को ये देखना है, क्या देखना है कि cos 2x किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, यानी कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये किसका अवकलन है, आपको ये देखना है। अभी आप लोग सिर्फ सोच रहे हैं, है ना, और सोचेंगे कैसे, आपको सोचने के लिए डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, अवकलन के फॉर्मूले याद होने बहुत ज़रूरी हैं। अवकलन के फॉर्मूले आप लोग एक पेज पे लिख करके याद कर लें, याद क्या कर लें, सामने रखे क्वेश्चन करते हैं ना, अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। और cos 2x किसका अवकलन है, इसको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत आपको फिर नहीं पड़ेगी अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे। हम लोग अगर बात करें sin 2x की, किसकी बात करें, sin 2x की, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, d/dx करूं, तो हम लोगों को मिल देगा cos 2x, क्या मिलेगा, cos 2x, लेकिन 2x का दोबारा करेंगे तो 2 भी हमें प्राप्त होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर जो दिया गया है ओनली cos 2x दिया गया है, तो अगर शायद अगर मैं यहाँ पे 1/2 sin 2x लेके चलूँ तो क्या मेरी बात बन पाएगी, 1/2 जो होगा तो बाहर आ जाएगा, sin 2x का हो जाएगा cos 2x, और 2x का हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कहने की बात कितना आ जाएगा, cos 2x। बिल्कुल सही बात है, यानी कहने की बात ये है कि cos 2x का, यहीं पे लिख लो नीचे, है ना, इसको रफ कर दीजिएगा। कहने की बात ये है, यहाँ कह सकते हैं हम लोग, इस चीज़ को हमने थोड़ा करके देख लिया कि cos 2x का, ठीक है, प्रति अवकलज, ठीक है, 1/2 sin 2x है। अब आप लोग कहोगे गुरुजी, सर जी, कि हम अगर बात ऐसे कर लें कि d/dx हम तो नहीं करते, इसका जो आप कह रहे हो हम तो इसका करेंगे, sin 2x प्लस का 1 का करेंगे हम तो, ठीक है। आप कहोगे गुरुजी हम तो साइन, इसको 1/2 sin 2x का ना करके हम तो यहाँ पे 50 लिखेंगे,
तो भैया लिख सकते हो, फिर भी आंसर 2x ही आएगा। तो अगर आप शुद्ध तरीके से आंसर देना चाहते हो तो यहाँ पे अगर आप एक कांस्टेंट भी लगा दोगे तो बहुत बढ़िया बात है ना। c अगर एक कांस्टेंट लगा दोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो 1/2 sin 2x जो है cos 2x का प्रति अवकलज होगा। ठीक है, आपके पास में है। तो इसमें कुछ उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं। ऐसी एक उदाहरण और है नीचे की तरफ। वो क्या है आपके पास में, वो क्या है बेटा? वो है कि इसने कहा है, दूसरा उदाहरण आप किताब में देखिएगा सेकंड। अभी मैं सिर्फ उदाहरण इस वजह से कर रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये कह रहा है 3x² + 4x³ 3x² + 4x³ का प्रति अवकलज एंटी डेरिवेटिव ज्ञात करो। ये कह रहा ना, ज्ञात करो। ठीक, आपके पास में तो हम लोगों को देखना है कि ये किस का अवकलन है, किस फंक्शन का अवकलन है। अगर आप फॉर्मूले अच्छे से जानते हो तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि d/dx अगर आप लोग कभी भी करोगे x³ + x4 का, तो क्या निकल करके आएगा? देखिए 3x² + 4x³। तो मतलब आप इसका आंसर दे सकते हो कि जो हमारे पास में 3x² + 4x³ है ना आपके पास में, का प्रति अवकलज आपके पास कितना बनेगा? वो 3x² + के 4x³ बनेगा, है ना। ये आपके पास में आंसर सॉरी कितना बनेगा? x³ + x4 बनेगा। बिल्कुल ठीक बात है। इसी तरीके से एग्जाम्पल और इन्होंने दिया है आपके पास में, ऊपर रफ करके करा देता हूँ, उसको भी समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। अभी हम लोग प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सीख रहे हैं ना। कि वो कह रहा है 1/x का 1/x, जहाँ पर x जो है क्या कहा है इन्होंने, x ≠ = 0 तो होगा ही। ठीक है, का प्रति अवकलज हम लोगों को निकालना है। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव आपको इसका निकालना है। प्रति अवकलज का मतलब आप समझ लीजिए इंटीग्रेशन ही निकाल रहे हो सिंपली, ध्यान दे दीजिएगा इसका। तो अब आप सोचेगा, ये थर्ड क्वेश्चन है कि 1/x किसका अवकलन है? तो उसका मुझे पता है, आपको अगर फॉर्मूला पढ़ा हो कि अगर आप d/dx करते हैं log x का, है ना, log x का। इसमें एक पॉइंट है यार, इसमें एक पॉइंट है, तो इसकी वैल्यू 1/x होगी, है ना। पॉइंट क्या है कि ये अगर यहाँ पे इस तरीके से क्या कि अगर x 0 से बड़ा रहे तब ये कंडीशन बनती है। अगर हम dy/dx करें और log -x का निकालें तो कितना आएगा? 1/-x, और x का दोबारा करेंगे माइनस वाले का तो माइनस, यहाँ पे माइनस से माइनस खत्म, फिर 1/x। ठीक है, लेकिन इस केस में x की जो वैल्यू जो है वो 0 से छोटी रहेगी। अब आप कहोगे गुरुजी को लोग, आप लोग बताते हैं मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि जो लोग होता है वो नेगेटिव क्वांटिटी का नहीं लिया जाता। एक्चुअली ये कोई फाइनाइट, ये कोई क्वांटिटी थोड़ा ही है यहाँ पे, ये तो वेरिएबल है। और इसी वजह से हमने कहा कि x की वैल्यू 0 से छोटी है। जब x 0 से छोटी लोगे वैल्यू तो ये अपने आप में ही पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो हम इन दोनों कंडीशंस को जो अगर हम कंबाइंड करके लिखें हमारे पास में, क्योंकि 1/x जो अवकलन होगा वो इसका भी होगा और इसका भी होगा, तो इन दोनों कंडीशन को कंबाइंड अगर करके लिखें तो 1/x का प्रति अवकलज जो होगा वो होगा log, इसको mod x आप लिख दीजिएगा। ठीक है, कितना लिख दीजिएगा? mod x लिख दीजिएगा सिंपली, है ना। जहाँ पर कंडीशन ये रहेगी x ≠ = 0, वो तो हम लेकर के ही चल रहे थे, है ना। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एक्चुअली आज जो बात हुई है इस वीडियो के अंदर, हम लोगों ने मैंने आज आपको कोई भी समाकलन, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताई जो पेपर में आ जाए। ठीक है, बिल्कुल सच बात कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ मैंने नहीं बताई जो पेपर में आ जाए, लेकिन इनके बिना सवाल हिल जाए ये भी सत्य है। सवाल बिल्कुल भी इनके बिना हिलेगा नहीं, ठीक है ना। हम नेक्स्ट वीडियो से फॉर्मूले तैयार करके और अब एक्सरसाइज में घुसेंगे और फिर हम लोग अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी भी करेंगे और एक एक क्वेश्चंस भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से आपको क्या मिलेगा? आपको काम करने का मिलेगा। आज की वीडियो सिर्फ क्या थी? सिर्फ और सिर्फ आपके सामने इंट्रोडक्शन था कि समाकलन एक्चुअली डेवलप कहाँ से हुआ, ये होता क्या है, और ये थोड़ा सा प्रति अवकलज वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज बताया।
ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आपको एक्सरसाइज के अंदर लेके चलेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताएंगे और वो चीज़ें बताएंगे जो पेपर में आने वाली होंगी, जो आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही बेटे, वीडियो को ध्यान से देखिएगा इसको, और नेक्स्ट वीडियो जितनी भी आएंगी उनको देखेगा। मेरा वादा है क्वेश्चन एक नहीं छोड़ गया होगा एग्जाम में, और सारे कॉन्सेप्ट आपसे परिचित रहेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।